नमस्कार, मथुरा हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के सरस्वती कुंड क्षेत्र स्थित कान्हा माखन पब्लिक स्कूल में और हमारे साथ मौजूद हैं कान्हा माखन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य अनिल कुमार यदुवंशी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अनिल कुमार यदुवंशी सिर्फ यहाँ के प्रधानाचार्य ही नहीं बल्कि सीबीएसई बोर्ड मथुरा के कोऑर्डिनेटर भी हैं। पिछले 2 साल से लगातार वो अपने कार्यभार को पूरी तरीके से निभा रहे हैं। किस प्रकार से वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे उनसे। सबसे पहले आपका स्वागत है मथुरा अंचल में। मैं सर्वप्रथम आपको इस चैनल के को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिसने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात को आपके समक्ष अभिव्यक्त कर सकूँ। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सीबीएसई के लगभग 109 विद्यालय मथुरा डिस्ट्रिक्ट में संचालित हैं और चूँकि हमारा जो रीजनल ऑफिस है वो नोएडा में है और लगभग 16 डिस्ट्रिक्टों को वो देखरेख करता है। अब जब हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग इतनी ही संख्या विद्यालयों की है तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको वो सीबीएसई रीजनल ऑफिस तक नहीं पहुंचा पाते। तो उन दोनों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो मेरा मुख्य दायित्व यही है कि किसी भी तरीके की विद्यालयों को जो समस्या आ रही है सीबीएसई रीजनल बोर्ड से, तो उनकी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचा सकूँ। और चूँकि हमारी समय समय पर सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती रहती है, ऐसा नहीं है ट्रेनिंग सभी की होती है, सबको उस तरीके जो भी नियमावली है सीबीएसई उसको सबको भेजता है, सारे सर्कुलर समय समय पर सबको भेजे जाते हैं। परंतु मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को अपडेट रखूं, हर सर्कुलर को ध्यान से पढूं और उन सर्कुलर का अनुपालन यहाँ सारे विद्यालयों से करा सकूं। मैं यहाँ तक बताना चाहूँगा क्योंकि सारे विद्यालय उनका अनुपालन कराना चाहते हैं परंतु कई बार हम उसको समझ नहीं पाते हैं जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत होती है। तो मेरा काम उसको सिंप्लीफाई करने का भी है, तो मैं उसे सिंप्लीफाई कराता हूँ और लगभग सभी विद्यालय बहुत अच्छे से ज़िले में संचालित हैं इस समय। अच्छा, आप प्रधानाचार्य भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं, दोनों कार्य, क्योंकि दोनों ही आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनमें आप समन्वय कैसे स्थापित करते हैं? देखिए, इस पर सबसे पहले तो मैं अपने मैनेजमेंट को उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि एक मैनेजमेंट आपको दो जिम्मेदारी उठाने के लिए अगर स्वीकृति दे रहा है तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा दिल है क्योंकि वो चाहें तो एक प्रधानाचार्य भाई अपने विद्यालय को देख ले वही बहुत है और साथ के साथ उसको 109 अदर विद्यालयों की जिम्मेदारी मिली उसके लिए स्वीकृति देना, तो वो स्वीकृति दी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने मुझे इस तरीके की मैन पावर भी प्रोवाइड की है जो मेरी बातों को समझती है और मेरे माध्यम से जो बातें, जो मेरी सोच है या जो मुझे ऊपर से आदेश प्राप्त होते हैं उन आदेशों को मैं उन तक पहुंचाता हूं और मेरे आदेशों को वो दूसरे विद्यालय तक पहुंचाते हैं। तो ये पूरी एक टीम है और टीम मिलकर के अपने विद्यालय के कार्यभार को भी हम बहुत भली भांति संभाल पाते हैं। साथ ही साथ ज़िले में भी जो जिस तरीके की कोई समस्याएं हैं उनको भी हम संभाल पाते हैं। तो ये सब कुछ संभव है एक टीम के माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीबीएसई बोर्ड है, आपका कोऑर्डिनेटर भी है, प्रधानाचार्य भी हैं। सीबीएसई बोर्ड का जो नियम कानून है उनके अनुपालन के लिए और बच्चों के हित के लिए क्या कुछ आप सोचते हैं, आपका इसमें सोचना क्या है? देखिए, सीबीएसई मेरा तो दायित्व जो है सीबीएसई के सर्कुलर्स का पालन कराना है। बाकी बच्चों के हित के लिए सोचता वो सीबीएसई सोचती है। समय समय पर नई नई प्लानिंग सीबीएसई हम सबके सामने रखती रहती है। जैसे परीक्षा, अभी आपने देखा हो कोविड जब रहा तो उस समय परीक्षा का ना हो पाया, उस ना होने की स्थिति में भी सीबीएसई ने एक ऐसा डेटा डेवलप कराया, ऐसा स्टैटिस्टिक्स हम सभी विद्यालयों को दिया जिसके माध्यम से किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं हो पाया। वो बच्चे महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ और जिन बच्चों ने महसूस किया उन्हें पुनः परीक्षा देने के लिए भी ऑप्शन सीबीएसई ने दिया था। परंतु जो सीबीएसई का विश्लेषण था, जो उनकी रिसर्च थी वो बहुत स्ट्रांग थी, तो लगभग बच्चों को जो अंक प्राप्त हुए हैं उस स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से वो बिल्कुल सही थे। और ये एक रिसर्च वर्क है तो सीबीएसई समय समय पर इस तरीके को करती रहती है। फिर बाद में सीबीएसई ने महसूस किया कि अगर कोविड आगे चलता है तो कैसे होगा, तो ये पहली बार इतिहास में सीबीएसई ने 2 बार बोर्ड परीक्षा कराई, एक टर्म 1 के नाम से, एक टर्म 2 के नाम से। तो सीबीएसई तो एक ऐसी व्यवस्था है जो बच्चों के हित को सर्वोपरि मानते हुए हर समय नए नए कार्यक्रम करती रहती है, नई नई रचनाएं करती रहती है, नई नई चीज़ें हम लोगों के सामने लाती रहती है और समय समय पर लागू करने से पहले हम लोगों के फीडबैक लेती रहती है। फीडबैक लेने के बाद उनको कैसे क्रियान्वित कराया जाए उसके लिए सभी की ट्रेनिंग करती रहती है और जब ये सब कार्य पूरा हो जाता है तब एक नियम बना करके उसे विद्यालयों को भेज देती है। तो अल्टीमेटली हमारा काम तो रहा कि उसका पालन करवाना और बच्चों के हित के लिए सोचना समझना। वो सीबीएसई हमारी बॉडी है, वो नियम समय समय पर करती रहती है। अच्छा, चलिए, ये तो बात रही कि सीबीएसई के कोऑर्डिनेटर बतौर, लेकिन अब बात करते हैं एक प्रधानाचार्य बतौर। आप एक जो मुख्य ब्रांच है उसके आप प्रधानाचार्य हैं और प्रधानाचार्य का अपने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के प्रति एक अलग नज़रिया होता है। किस प्रकार से आप देखते हैं?
देखिए, मैं बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक से देखता हूँ, क्योंकि बहुत परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे पूरे 20 साल इस विद्यालय में काम करते हुए इस समय हो गया। और अगर हम उसे अपने समय से कंपेयर करते हैं, जब हम पढ़ रहे थे 11th-12th में, 6th-7th-4th जो भी क्लास में पढ़ रहे थे, और आज की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। बच्चों की सोच में बहुत बड़ा अंतर है, पढ़ने पढ़ाने के तरीक़ों में बहुत बड़ा अंतर है, बच्चों की याददाश्त में बहुत बड़ा अंतर है, बच्चों के आईक्यू लेवल में बहुत बड़ा अंतर है, बच्चों की ईक्यू इमोशनल क्वोशेंट में बहुत बड़ा अंतर है। हर चीज़ में जब परिवर्तन आ गया तो पढ़ाने लिखाने के तरीक़ों में भी परिवर्तन अनिवार्य है। तो उस तरीके के परिवर्तनों को विद्यालय में लेकर के आना वो मेरा दायित्व बनता है। तो समय समय पर मैं लगातार इस सब चीज़ों पर हम और हमारी टीम मिलकर के एक रिसर्च करती रहती है, और रिसर्च करके जो भी नई से नई विधि तकनीक जो इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल की जानी चाहिए, उसको हम लेकर के आते हैं। ऊपर से ट्रेनिंग लेते हैं, बाहर से ट्रेनरों को लाते हैं, अपनी ट्रेनिंग टीम को एक्टिवेट करते हैं और टीचरों को ट्रेन करते हैं। उन सभी के माध्यम से बच्चों का सार्वजनिक विकास करने का कोशिश करते हैं। और जो कि आपने एक सवाल किया कि हाँ, बच्चों को किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से, तो मैंने कहा हर प्रधानाचार्य पॉजिटिव आउटलुक से देखता है। परंतु मैं आपका ध्यान या पीछे सरस्वती माँ जो विराजमान है उसकी तरफ ले जाना चाहूँगा। अगर आप गौर से इनकी प्रतिमा को देखें तो इसमें इनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में वीणा विराजमान है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में पुष्प है और एक हाथ में पुस्तक है। तो मैं इसी नज़रिए से बच्चे को देखता हूँ कि अगर पुस्तक है उसका वेटेज केवल ज़िंदगी में 25% है, म्यूज़िक का प्रतिशत 25% है, माला यानी मेडिटेशन का या ध्यान का 25% स्थान है, और गुलाब या कमल जिसको हम कहते हैं एस्थेटिक सेंस यानी बच्चों का प्रकृति के प्रति प्रेम, वो 25% है। अगर हमने बच्चे के इस 100% को पूरा कर दिया तो साक्षात सरस्वती माता उसके अंदर विराजमान हो गई। तो मैं इस रूप से बच्चे को देखता हूँ जब उसका 100% पूरा हो जाए मेरी नज़र में। बिल्कुल। शिक्षा के साथ साथ, ठीक है, शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ हम ये भी जानें कि हमारा कल्चरल क्या है। जैसे कि हम ब्रज में रहते हैं, ब्रज का कल्चर है, उस कल्चर को लेके क्या कुछ इम्प्रूवमेंट बच्चों में लाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, इसीलिए मैं आपका ध्यान उधर केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। मैं बताना चाह रहा था कि देखिए, अगर हम वीणा की बात करते हैं तो म्यूज़िक एस्थेटिक सेंस की बात करते हैं। हमारी जो कल्चर है वो म्यूज़िक से उद्बोधित हुई है। अगर कहीं भी देखिए, अगर म्यूज़िक ज़िंदगी में है तो बट नेचुरली हमारा ध्यान और बेटरमेंट होगा। अगर हम इस तरीके की चीज़ों को लेके आएंगे जो हमारे कल्चर से उठी हुई हैं। देखिए, सरस्वती जी का निर्माण कोई हम और आप नहीं किया, देव गणों द्वारा निर्माण किया गया है। वो भी ज्ञानी, वो भी हमारी संस्कृति का परिचायक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हमारी संस्कृति में समाहित हैं, जो हमारे संस्कृत विषय में समाहित हैं, जो हमारे गणित विषय में समाहित हैं, जो हमारे साइंस विषय में समाहित हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं। बस हमें क्या करना है, ऐसे नवाचारों को डेवलप करना है जो संस्कृति से जोड़ करके चले। तो हमने इस तरीके से करिकुलम को डेवलप किया है कि बच्चों के अंदर उस तरीके के संस्कार धीरे धीरे डेवलप हों। एक दिन में बोलने से किसी भी चीज़ को ला पाना संभव नहीं है। जैसे कहा जाता है हमें एक दूसरे की मदद करना, ये भी संस्कारों की बात है। आज अगर विदेशों में चले जाएं तो कोई किसी को मदद करना नहीं चाहता है। हमारे यहाँ एक बार आवाज़ दीजिए 100 लोग एकत्र हो जाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का परिचायक है। पर धीरे धीरे हम ये देखते जा रहे हैं जैसे जैसे शहरों का विकास हो रहा है, लोगों में इस प्रवृत्ति का लोप हो रहा है। उस लोप को ना हो पाए उसको बढ़ाने का तरीका हम ऐसी टीचिंग ला दें जिसको हम पीयर टीचिंग कहते हैं, पीयर सपोर्ट कहते हैं, यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करे पढ़ने और समझने में। तो इस तरीके की पद्धतियों का हम लगातार विकास करते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ लाइफ स्किल नाम दे दिया, WHO ने 10 लाइफ स्किल्स डेवलप किए, जिसमें इमोशनल स्किल्स का डेवलपमेंट करना, थिंकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट करना, समाज के प्रति अपने आप को जागरूक करना, ऐसे बहुत सारे हैं। लगभग 9-10 ऐसे विषयों को WHO ने दिया। उस सारे के सारों को हम अपने करिकुलम से कनेक्ट करें और पढ़ते पढ़ाते समय उनको देते चलें। देखिए, किसी भी चीज़ को बात करके बोल करके नहीं सिखाया जा सकता जब तक हम उसे अनुभव ना कर सकें। तो हम इस तरीके की पद्धति का निरंतर निर्माण कर रहे हैं कि बच्चे उनको अनुभव करें और अनुभव करके कहीं ना कहीं उन्हें अनजाने जाने वो अपनी पर्सनैलिटी में ले लेते हैं और उसका कहीं ना कहीं वो उसका रिफ्लेक्शन देना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके की प्लानिंग की अब आवश्यकता है शिक्षा के अंदर भी, क्योंकि आज का बच्चा किसी भी चीज़ को थोप करके या बता करके नहीं उसे फॉलो करता है। आज का बच्चा पहले उसे स्वयं महसूस करना चाहता है, फील करना चाहता है, तब जाकर के उसे पालन करना चाहता है। उससे पहले वो तैयार नहीं होता है। तो इस तरीके की शिक्षा पद्धति लगभग हर प्राचार्य प्रधानाचार्य अपने लेवल से डेवलप कर रहा है। और आगे मेरी तो सबसे ही करबद्ध प्रार्थना है कि इस तरीके की पद्धति को जितना जल्दी हम ले आएंगे तो गुरुकुल वाली जो हमारी पद्धति थी वो एक तरीके से सामने आ जाएगी। और जब वो सामने आ जाएगी तो जिस संस्कृति और जिन चीज़ों के लिए हम आज
जाने जाते थे, आज भी जाने जाते हैं, परंतु उसमें जैसे बोलते हैं ना, भारत का स्वर्णिम काल लौट करके आएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट करके आएगा, वो लौट करके आना इन्हीं तरीकों से संभव है सर। बिल्कुल सही। अच्छा, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्या कुछ बोर्ड के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और बहुत अच्छे से लगभग 31 सेंटरों पर ये बोर्ड परीक्षा इस समय संपादित कराई जा रही है और बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्था की गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जिस कक्ष में किसी समय 24 बच्चे बैठाए जाते थे, उस समय इस समय 18 बच्चे बैठाए जा रहे हैं। टर्म 1 और टर्म 2 में जो टर्म हमारी परीक्षाएँ हुआ करती थी, जो फाइनल परीक्षा वो 3 घंटे की हुआ करती थी, अब उस अवधि को भी घटा करके 2 घंटे कर दिया गया। उसके पीछे भी कारण कोविड है, क्योंकि जितना लिमिटेड समय हुआ, कम समय तक बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, ये बोर्ड की मानसिकता है। प्रश्न पत्र आज तक आपने सामने से पीछे को बढ़ते हुए देखे होंगे, इस समय पीछे से सामने की तरफ बढ़ने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि बच्चे से फेस टू फेस टीचर भी ना हो पाए। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं साथ साथ की, इवन ये पहली बार है कि कितनी बार बच्चा टॉयलेट जा रहा है, उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि बोर्ड कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क है और उस तरीके के दिशा निर्देश हम लोगों को समय समय पर दे रहा है। साथ ही के साथ बोर्ड के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का रिजल्ट समय पर दे। जो परीक्षा 1 मार्च को स्टार्ट होनी थी, वो परीक्षा इस बार हमारी लगभग जाकर के मई माह में स्टार्ट हो पाई है, यानी अप्रैल के लास्ट वीक में हुई थी, पर मेजर परीक्षाएं मई के पहले सप्ताह से प्रारंभ हुई हैं। तो उनको पूर्ण कराना और फिर उनका मूल्यांकन कराना और रिजल्ट देना। तो साथ ही साथ बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को भी स्टार्ट कर दिया है। हमारे ज़िले में ऐसे मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं जहां पर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हेड एग्जामिनर्स को लगाया गया है। पुनः चेकिंग की व्यवस्था भी उसी जगह पर की है। एक एग्जामिनर के द्वारा चेक की गई कॉपियों को दूसरे एग्जामिनर द्वारा चेक कराया जा रहा है। उधर ही कोऑर्डिनेटर के द्वारा उसको दोबारा से रीटोटल कराया जा रहा है। 4-4, 5-5 बार कॉपी को एक को चेक कराया जा रहा है, जिससे बच्चों को मार्क्स करेक्ट कॉपी करेक्शन की जो शिकायत रहती है उसे मिनिमम लेवल पे ले जाया जा रहा है। इंस्ट्रक्शंस तो 0 लेवल पर ले जाने के हैं, परंतु फिर भी मानवीय भूल की हमेशा संभावनाएं रहती हैं। पर बोर्ड के दिशा निर्देश बड़े सटीक हैं, साफ़ हैं। उन्होंने कहा है कि मूल्यांकन बिल्कुल सटीक और एरर फ्री होना चाहिए। तो वो सारी तैयारी बोर्ड ने कर दी है और वो लगातार चल भी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ मौजूद थे काना माखन पब्लिक स्कूल सरस्वती कुंड के प्रधानाचार्य अनिल कुमार यदुवंशी जी, जो सिर्फ प्रधानाचार्य ही नहीं हैं बल्कि सीबीएसई बोर्ड मथुरा जिले के कोऑर्डिनेटर भी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बारीकियों से वो बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। एज ए प्रधानाचार्य हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि बच्चों में सामाजिकता और कल्चर अपना जो है जहाँ वो रहते हैं उसको लाने के लिए किस प्रकार से एक रूटीन की तरह चलना चाहिए और धीरे धीरे वो कल्चर उनके अंदर डाला जाना चाहिए। एज ए कोऑर्डिनेटर उन्होंने बताया 109 स्कूल, बहुत बड़ी बात होती है कि 109 स्कूल का लगातार पर्यवेक्षण करना, उन सारे जो उसके रूल्स हैं उसको फॉलो कराना और कहीं कुछ गड़बड़ भी हो रही है तो उसको पूरा एक सिमिलर करना, ये सब चीज़ें एक बहुत कठिन हो। 2-2 दायित्व लगातार वो निर्वहन कर रहे हैं। 20 साल से यहाँ प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं। उनसे बातचीत करके उन्होंने बताया कि पुरानी पैटर्न का भी जिक्र किया पढ़ाई के, और नए ज़माने का जो पैटर्न है जिसमें हम अपने कल्चर को किस प्रकार से सरस्वती माँ का जो है उन्होंने जिक्र भी किया। तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि एक एज ए कोऑर्डिनेटर और एज ए प्रधानाचार्य वो किस प्रकार से अपने दायित्वों को अंजाम दे रहे हैं। मैं अपने साथ ही राहुल के साथ हेमंत शर्मा, मथुरा हलचल के लिए।